तो जिसने भी मूवी का पार्ट 1 यानी कि पैसिफिक रिम नहीं देखा है वो उसका एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे देख सकता है। हमने लिंक आई बटन पर दे रखा है। तो मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के 10 साल बाद, जहाँ पे मार्शल और बाकी टीम के सेक्रीफाइस के बाद काइजूस ने धरती पे अटैक करना बंद कर दिया है और इंसान अपनी जिंदगी चैन से बिता रहे हैं। ऐसे में हमें जेक दिखाया जाता है जो कि मार्शल का बेटा होता है और इसके साथ साथ उन्हीं की तरीके एक खतरनाक पायलट होता है। लेकिन जेक हेडक्वार्टर्स में काम न करके तट के किनारे अपनी जिंदगी बिताया करता है, जहाँ पे येगर्स के पार्ट्स पड़े रहते हैं। वो उनको सेल करके अपनी जिंदगी बिताता है और क्लब्स और बाकी जगह पार्टी करके एंजॉय करता है। एक दिन जेक ब्लैक मार्केट के सबसे खतरनाक लोगों के पास जाता है क्योंकि उनको एक कोर चाहिए होता है। वो कोर ढूंढने में वो उसकी हेल्प करता है और उसको देने के लिए जाता है, जहाँ पे वो कोर उन्हें मिलता ही नहीं है क्योंकि उस कोर को थोड़ी देर पहले ही किसी ने वहां से गायब किया होता है। जिसके बाद वो गुंडे जेक के ऊपर गुस्सा जाते हैं और उसके ऊपर गन तान देते हैं। जेक अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है। उसको अमारा मिलती है, ये वही लड़की होती है जिसके पास वो कोर पार्ट होता है। वो उससे कोर पार्ट मांगने के लिए जाता है लेकिन वो उसे वो कोर देती नहीं है। इतने में वहां पे पुलिस आ जाती है। ये येगर पुलिस होती है जो कि येगर्स की चोरी करने वालों को पकड़ती है। अब अमारा मामूली लड़की नहीं होती है, वो असल में एक इंजीनियर होती है और उसने छोटी सी उम्र में एक छोटा सा येगर बना दिया है जिसका नाम स्क्रैपर है। वो स्क्रैपर के अंदर उस कोर को लगाती है और स्क्रैपर ऑन हो जाता है। उसके अंदर वो बैठ जाती है, जहां उसके साथ साथ जेक भी उसके अंदर चला जाता है। वो लोग वहां से भागते हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है लेकिन स्क्रैपर काफी फास्ट होता है। तभी वहां पे एक बड़ा सा येगर आ जाता है। येगर के मुकाबले स्क्रैपर बस उसके पैर का साइज का होता है, लेकिन स्क्रैपर काफी तेज होता है। वो काफी देर भागने की कोशिश करता है जहां पे उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं और येगर उसे शॉक देकर के फ्रीज कर देता है। इसके बाद जेक और हमारा जेल में जाते हैं, जहां जेक से बात करने डिजिटली आती है माको। माको उससे कहती है कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं हर बार तुम्हें बचा लेती हूँ लेकिन इस बार मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ और शर्त ये होती है कि वो हेल्प करेगा यंग पायलट्स को ट्रेन करने में और इसके बदले में उसे जेल से बाहर कर दिया जाएगा। अब जेक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ अमारा को भी इस बार हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है क्योंकि अमारा ने बाहर रह करके एक स्क्रैपर बना दिया होता है जो कि येगर होता है। अब हेडक्वार्टर में पहुंचते ही जेक की मुलाकात होती है नेट से। नेट जेक का पार्टनर होता है और ये दोनों साथ में मिलकर के जिप्सी एवेंजर को चलाया करते थे। अब अमारा का एडमिशन यंग पायलट प्रोग्राम में हो जाता है, जहां पे अमारा को सभी सुपीरियर जिप्सी रेंजर्स देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ बाकी सभी सुपीरियर येगर्स भी देखने को मिलते हैं। उन सबको देख करके काफी खुश होती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शाओ इंडस्ट्री की मालिक शाओ की, जिसके साथ न्यूटन भी होता है। न्यूटन ने अब हेडक्वार्टर्स का साथ छोड़ करके शाओ के अंडर काम करना शुरू कर दिया होता है। शाओ वहाँ पे अपने ड्रोन्स की प्रेजेंटेशन देने के लिए आई होती हैं। वो बताती हैं कि ये ड्रोन्स को हम हेडक्वार्टर से चला सकते हैं और इनके बदले में पायलट्स की जान भी नहीं जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हरमन मिलने जाता है न्यूट से और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। वहाँ पे उसको दिखाता है एक फ्यूल। वो बताता है कि नीले कलर का काइजूस का खून है और इसकी हेल्प से मैं एक फ्यूल को बना पाया हूँ जिसका नाम मैंने थ्रस्टर रखा है, क्योंकि लड़ाई के टाइम में हम देखते हैं कि हमें एक येगर को दूसरी जगह पहुंचाने में हेलीकॉप्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और काइजूस इतनी देर में काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। इस थ्रस्टर की हेल्प से वो कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं और बहुत जल्दी जा सकते हैं और अगले दिन वो सिडनी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे जिप्सी एवेंजर में उन लोगों को पायलट करना होता है क्योंकि वहां पे वो माको को गार्ड कर रहे होते हैं। माको वहां पे अपनी हेलीकॉप्टर से आ रही होती है कि तभी उसके हेलीकॉप्टर के सामने ऑब्सीडियन फ्यूरी आ जाता है। ये एक येगर होता है जो कि रोग हो चुका होता है और इसकी लोकेशन किसी को भी पता नहीं होती है। ऑब्सीडियन फ्यूरी उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पे उससे लड़ने के लिए जिप्सी एवेंजर आगे आता है। वो दोनों काफी देर तक लड़ाई करते हैं जिसमें जिप्सी एवेंजर काफी बुरी तरीके से हारने लगता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक हो जाता है जो कि माको का होता है। ये क्रैश होने लगता है। इसको बचाने के लिए जिप्सी एवेंजर पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिसमें माको की मौत हो जाती है। लेकिन माको ने मरने से पहले एक मैसेज को हेडक्वार्टर्स में भेज दिया होता है। वहीं दूसरी ओर जिप्सी एवेंजर की नाकामयाबी के बाद और माको की डेथ के बाद काउंसिल ये फैसला लेती है कि उन्हें अब ड्रोन्स की जरूरत है क्योंकि लोगों की जान जा रही है, जिसके बाद ड्रोन्स के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी जाती है। अब शाओ जाती है न्यूट के पास और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस सारे के सारे प्रोग्राम को शुरू कर दो। जिसके बाद न्यूट एक लैब में जाता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे ड्रोन्स पड़े हुए हैं और इन सबको चालू करने की तैयारी वो कर देता है। इसके बाद न्यूट अपने फ्लैट में पहुंचता है जहां पे वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और ये कोई और नहीं एक काइजू का ब्रेन होता है। असल में न्यूट आधा काइजू बन चुका होता है और ये जो भी वो कर रहा है ये सब आगे जा करके एक बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला था।
वहीं दूसरी ओर हरमन अपनी लैब में बैठा होता है जहाँ पे उसके पास मार्को का मैसेज आया होता है। वो जब उस मैसेज को डिकोड करता है तो उसके सामने एक मैप आता है। वो बताता है कि ये हमारा पुराना येगर प्लांट है जो कि अंटार्कटिका में बना हुआ है। इस प्लांट में काफी सारे येगर्स थे लेकिन बाद में हमने इसको बंद कर दिया है। अब इसके बाद जेक को शक होता है कि इसी प्लांट से ऑब्सीडियन फ्यूरी आया होता है। इसके बाद वो जिप्सी एवेंजर में बैठ करके नेट के साथ वहां पे जाता है जहां पे उनको ऑब्सीडियन फ्यूरी मिल जाता है। ऑब्सीडियन फ्यूरी और जिप्सी एवेंजर की काफी देर लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। मौका देख करके वो उसके पेट में अटैक करता है, जिसके बाद ऑब्सीडियन फ्यूरी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि हमें इसके पेट पे ही अटैक करना चाहिए। 2 से 3 अटैक के बाद वो ऑब्सीडियन फ्यूरी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो उसके ब्रेन को खोलने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी ऑब्सीडियन फ्यूरी को चला रहा है वो दोनों पायलट बाहर आओ। जिसके बाद उसके अंदर से कोई नहीं आता है। जब वो उसके हेड को उखाड़ते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि इसके अंदर तो एक काइजू ब्रेन है, और ये देखते ही वो लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे एक काइजू येगर को चला सकता है। अब हरमन की टीम ऑब्सीडियन फ्यूरी को स्टडी करती है जहां पे उन्हें पता चलता है कि ऑब्सीडियन फ्यूरी को किसी और ने नहीं, शाओ इंडस्ट्री ने बनाया है। ये देख करके वो लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। हरमन बोलता है कि मुझे अब वहां पे जाकर के सब कुछ पता करना होगा और इसमें न्यूट मेरी हेल्प कर सकता है। जब वो वहां पे जाता है तो न्यूट उससे मिलता है और उसे पता चलता है कि ये सारा का सारा प्लान न्यूट का होता है। असल में न्यूट ही वो आदमी होता है जिसने ऑब्सीडियन फ्यूरी को काइजू ब्रेन दिया होता है और उसने ही माको को मरवाया होता है ताकि माको की मौत के बाद उन ड्रोन्स को मंजूरी मिल जाए और वो धरती में चारों तरफ फैल जाए। हमें देखने को मिलता है कि वो ड्रोन्स हेडक्वार्टर्स की तरफ और धरती में जगह जगह पहुंच गए हैं और तभी हवा में उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसमें कि वो नीले पड़ने लगते हैं और वो काइजू और येगर हाइब्रिड बन के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। येगर्स उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और वो एक एक करके सभी येगर्स को बंद करना और फोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ काफी सारे ड्रोन्स मिल करके एक जगह पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं। वो 10 से 12 जगह पोर्टल खोलते हैं जिसके अंदर से काइजूस बाहर आए। हरमन और शाओ मिलकर के उन सभी ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ड्रोन्स चारों तरफ पोर्टल खोल रहे होते हैं और उनके अंदर से काइजूस धीमे धीमे करके बाहर निकल रहे होते हैं। काफी मशक्कत के बाद वो लोग उन सभी ड्रोन्स को बंद कर देते हैं जिसके बाद उनके पोर्टल्स भी बंद हो जाते हैं। काफी सारे काइजूस बाहर निकलते हैं पर आधे कटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन 3 बड़े बड़े काइजूस ने धरती में एंट्री कर ली होती है और वो लोग माउंट फूजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर सारे येगर्स के डैमेज होने के बाद उनको रिपेयर करने की कोशिश सब लोग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वो लोग माउंट फ्यूजी की तरफ क्यों जा रहे हैं। जिसके बाद हरमन एक थ्योरी के पास आता है कि अगर माउंट फ्यूजी के अंदर एक काइजू अपने आप को गिरा दे तो काफी सारा लाल खून निकलेगा जिसके धुएं में सभी इंसान मारे जाएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से टॉक्सिक होगा और इंसान इसको नहीं झेल पाएंगे। अगर उन्होंने माउंट फूजी में जाने से उसको नहीं रोका तो इंसानों का खात्मा तय है। जिसके बाद जेक अपने सभी जूनियर पायलट्स को लेकर के एक एक येगर में बैठाता है और निकल जाता है माउंट फूजी की तरफ। वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं उन काइजूस के आगे जहां शुरू में उन सभी काइजूस के ऊपर काफी हद तक वो भारी पड़ते हैं और एक एक करके उनको बुरी तरीके से पीटते हैं। काइजूस उनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि वो उस वॉल्केनो तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है न्यूट की और उसने कुछ अजीब तरीके के ड्रोन्स बना दिए होते हैं जो कि वो हेडक्वार्टर से बाहर निकालता है। ये सभी शाओ इंडस्ट्री के अंदर से निकलते हैं और उन काइजूस के ऊपर जाके चिपट जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों काइजूस मिलकर के एक ग्रेड 5 का बड़ा सा काइजू बनाते हैं जो कि उन सभी येगर से काफी बड़ा होता है। वो येगर्स एक एक करके उसके ऊपर अटैक करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो एक एक करके उन सभी येगर्स को फोड़ देता है और इसमें काफी सारे पायलट्स की भी जान जाती है, लेकिन अमारा कैसे तैसे बच जाती है। वहीं दूसरी ओर नेट भी घायल हो जाता है और जिप्सी डेंजर भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। अब इन सबको बुरी तरीके से पीटने के बाद वो काइजू माउंट फूजी के वॉल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसके अंदर अपने आप को गिरा के वो इंसानों को खत्म कर सके। अब जिप्सी एवेंजर भी घायल हो गया होता है और बाकी सारे येगर्स मार दिए गए होते हैं। पायलट्स बचे होते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते थे कुछ भी। तभी वहां पे एंट्री होती है हरमन की। हरमन इस प्लान के साथ आता है कि वो अपने थ्रस्टर्स को जिप्सी एवेंजर के हाथ में लगा देगा, जिसके बाद जिप्सी एवेंजर उस बड़े से काइजू के पास पहुंच जाएगा और उसको वहां पे जाकर के रोक देगा। लेकिन उनके सामने ये चुनौती होती है कि वो थ्रस्टर वहां पे लेके जाएगा कौन। अब ऐसे में शाओ इंडस्ट्री की मालकिन शाओ स्क्रैपर के अंदर बैठ के उस थ्रस्टर को लेके वहां पे पहुंचती हैं और वो जिप्सी एवेंजर के हाथ में स्क्रैपर की हेल्प से उस थ्रस्टर को अटैच कर देती है। जिसके बाद हमारा अब पायलट बन जाती है जेक की। वो दोनों लोग साथ में अटैच होकर के जिप्सी एवेंजर को ऑन करते हैं लेकिन जिप्सी एवेंजर खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता है। ऐसे में स्क्रैपर की हेल्प से थ्रस्टर को ऑन करके वो लोग आउटर स्पेस में जाते हैं जहां से वो डायरेक्ट नीचे माउंट फूजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां पे उनको वो बड़ा सा काइजू दिखाई देता है। वो उसके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने वाले होते हैं। इससे पहले जेक और हमारा वहां से बाहर निकल जाते हैं और स्क्रैपर के अंदर बैठ के वो वहां से कूद जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जिप्सी एवेंजर ऊपर से आकर के डायरेक्ट अटैक करता है उस बड़े से काइजू के ऊपर जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और उस काइजू की मौत हो जाती है।
और एक बार फिर काफी मशक्कत के बाद इंसान उस काइजू को हराने में सफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूट को भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी जेल हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।